जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज हम बात करेंगे ज़रा भारत की और पाकिस्तान की, कि दोनों में दोबारा से कुछ हल्की-फुल्की टेंशन, वो जो लव हेट रिलेशनशिप चलती रहती है इंडिया पाकिस्तान की, उस पे बात करेंगे कि आजकल डिप्लोमेट्स के ऊपर जो है वो बहुत नज़र है इंडिया की, हमारे डिप्लोमेट्स पे, और साथ ही अपने डिप्लोमेट्स पे भी उनकी खुद की ही नजर है कि वो कह देते हैं कि जी हमारे यहाँ से कोई बाइक पे पीछा कर रहा था। तो उस पे हम आज बात करेंगे। सबसे पहले मेहमानों का तारुफ। जी, हमें ज्वाइन किया है वैभव सिंह जी ने भारत से, जो कि ब्लॉगर भी हैं, एनालिस्ट भी हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया। और पाकिस्तान से हमारे साथ हैं प्रोफेसर ताहिर मलिक साहब, जो कि सीनियर एनालिस्ट भी हैं, टीचर भी हैं, पढ़ाते भी हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आप आए शो वेलकम। में। सबसे पहले वैभव सिंह जी, आपकी तरफ चलती हूँ। क्या प्रॉब्लम क्या हुई है आपके, जो डिप्लोमेट्स ने कहा है, आपकी एम्बेसी से कहा गया है कि जी कोई बाइक पीछे लगी थी? आप थोड़ा सा बताएंगे हमें। देखें, ये इंडिया पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी है उसमें ये चीज कोई पहली बार नहीं हुई है। हम इस तरह के इंसिडेंट्स पहले भी देख चुके हैं और सिर्फ इसकी भी अपनी एक पूरी हिस्ट्री है। जैसे हमने जब लास्ट टाइम आपके साथ जब बातचीत करी थी तो उसमें भी मैंने आपको ये चीज कही थी कि किस तरह से वाजपेयी जी के टाइम पे, जो कि एक बहुत अच्छा टाइम माना जाता है पोस्ट कारगिल, जब मुशर्रफ साहब ने वहां पे जब टेक ओवर कर लिया था, उसके बाद भी काफी ज्यादा आना जाना शुरू हुआ था, पीपल टू पीपल कांटेक्ट भी काफी बढ़ा था। उस टाइम पे भी जो डिप्लोमेटिक सर्कल्स थे वहां पे इस तरह की कशीदगी चल रही थी। तो मैं समझता हूँ कि ये उस अगर हम उस दौर से कंपेयर करें तो आज कुछ भी नहीं हो रहा है, बिकॉज उस दौर में तो नौबत हाथापाई और हाथ पांव तोड़ने तक आ गई थी एक दूसरे के डिप्लोमेट्स की। तो और आपने अभी देखा होगा मीडिया में भी अक्सर, अभी कुछ करीब 1 साल पहले ये रिपोर्ट्स आई थी कि रात में एक दूसरे के घर की घंटियां बजा के भाग जा रहे थे, इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी। तो ये सारी चीजें चलती हैं। और ये जो पर्टिकुलर इंसिडेंट की आप बात कर रही हैं, ये डिप्लोमेट्स की कार को चेज करना और इस तरह का जो हैरेसमेंट है, ये भी कोई पहली बार नहीं है, ये भी हमेशा होता रहा है। लेकिन अभी इधर कुछ दिनों से बंद था, अभी दोबारा शुरू हुआ है पाकिस्तान में। हमने देखा इस्लामाबाद में इस तरह की काम शुरू हुए। तो आप ये मान के चलिए कि अगर वहां शुरू हुआ है तो यहाँ पे भी बहुत जल्दी वो शुरू होगा, बिकॉज हमेशा टिट फॉर टैट होता है दोनों तरफ से। बिल्कुल ठीक। क्या कहेंगे प्रोफेसर साहब, आपने बात सुनी वैभव सिंह की? मैं इनसे बिल्कुल एग्री करता हूँ कि ये एक हिस्ट्री रही है और ना सिर्फ इंडिया पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है। तो जो मुल्क, आप अमेरिका और रूस को देख लें, जो सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेशन से पहले, और जर्मनी का इस तरह हमसायों से सेकंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जापान का, तो मेरी राय ये है कि इस कल्चर से निकलने की जरूरत है और रेस्ट्रेंट शो कर रहे लेकिन सर हैं। निकला इसका कैसे जा सकता एक है? रिएक्शन होता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान ने अभी तक किसी इंडियन डिप्लोमेट को एक्सपेल नहीं किया। तो मैं ये समझता हूँ कि रेस्ट्रेंट का मुजाहरा करना चाहिए दोनों को। और आज आपके प्रोग्राम के तवसत से भी ये कहूंगा कि हमें जो सिमिलैरिटीज हैं और ताल्लुकात संबंध बेहतर करने की जरूरत है, और उसके लिए दोनों तरफ से आवाजें आनी चाहिए। मीडिया का भी अहम किरदार है और इस तरह की जो चीजें ने इग्नोर करनी चाहिए। देखिए, जब कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाते हैं, जर्मनी और फ्रांस के माबैन कई सौ साल कॉन्फ्लिक्ट रहा, रूस और अमेरिका के दरमियान, तो वो लोग जो इस अमल का हिस्सा बनते हैं और वो सारी कुव्वतें जो नफरत उभारती हैं, वो बड़ा शर्मिंदा होती हैं और वो अपने पास पे बड़ा शर्मिंदा होती हैं, रिपेंड करती है, गिल्ट करती है। तो इंडिया और पाकिस्तान को मेरे ख्याल से जो इस वक्त चैलेंजेस है, उनकी दोनों स्टेट्स को उसके खिलाफ जंग करनी चाहिए, ना कि इस तरह की बचकाना हरकत करनी चाहिए। जी वैभव मेरी सिंह जी, नजर। आपने बात सुनी, लेकिन ये कि ये बचकाना हरकत है, ये बच्चों वाली बात जो है वो इंडिया की तरफ से हो रही है। पाकिस्तान ने तो अभी तक इस तरह का कोई एलिगेशन नहीं लगाया आपके ऊपर। आपकी तरफ से बच्चों वाली हरकत होती कहाँ है? आपकी तरफ से तो सीधा टेररिज्म होता है ना। तो ये आप समझे बात को कि देखिए, इंडिया पाकिस्तान, मैं प्रोफेसर साहब की बात से बिल्कुल अग्री करता हूँ कि हमें एक अच्छे रिलेशन चाहिए। हर एक इंडियन को, हर एक आम पाकिस्तानी को ये अच्छे रिलेशन चाहिए। कोई नहीं चाहता कि किसी के भी पड़ोसी के साथ उसके रिश्ते खराब हो।
हमसाये के साथ हर हर दुनिया में हर शख्स अच्छे रिश्ते चाहता है, लेकिन आप ये भी देखें कि जो सबसे बड़ा रोड ब्लॉक है दोनों के रिलेशंस में, वो सबसे बड़ा रोड ब्लॉक क्या है? वो सबसे बड़ा रोड ब्लॉक है टेररिज्म। जब तक टेररिज्म खत्म नहीं होगा, और स्पेशली जो कश्मीर सेंट्रिक जो टेररिज्म है, जब तक वो खत्म नहीं होगा, तब तक ये रिश्ते अच्छे नहीं हो सकते। हम चाहे जितनी अच्छी बातें कर ले, आप चाहे जितनी अच्छी बातें कर ले, अमन की बातें कर ले, मुशायरे कर ले, डायलॉग्स कर ले, थिंक टैंक्स बिठा ले, डिस्कशंस कर ले, जो भी डाइनिंग वाइनिंग सेशंस आपको इंडिया में करने हो, यूरोप में करने हो, अमेरिका में करने हो, जहां करने हो कर ले, कुछ नहीं निकलेगा उससे। क्योंकि जब तक टेररिज्म जो है, बिकॉज देखिए टेररिज्म एक ऐसी चीज है जिसमें हिंदुस्तान ने हजारों की तादाद में जाने दी है, और ये कोई आज से नहीं चल रही है, पिछले 30-35 साल से तो बहुत शदीद जो है तरीके से ये चल रही है। करीब 75 से 80 हजार इंडियंस जो है वो शहीद हो चुके हैं टेररिज्म में। तो आप ये समझिए कि इंडिया में सेंसिटिविटी कितनी ज्यादा होगी। आपके यहाँ पे टेररिज्म टीटीपी ने की, आपके यहाँ से मेरे ख्याल से मुश्किल से 2-3 साल 4 साल टीटीपी की दहशतगर्दी चली, और आपकी आर्मी ने ज़रबे अज़, राहे रास्त और रद्दुल फसाद और पता नहीं कौन कौन से दुनिया भर के ऑपरेशंस किए। आखिर आप लोग भी जब उस चीज से बिल्कुल तंग आ गए, तब आपने किया ना, आपने मिलिट्री कोर्ट्स बनाए। इंडिया में कभी आज तक मिलिट्री कोर्ट्स नहीं बने हैं, आपने मिलिट्री कोर्ट्स बना दिए, मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हुए, कौन कन्विक्ट था नहीं था, आपने सबको टांग दिया एक लाइन से। तो आप, लेकिन आपकी आवाम जाके खड़ी हुई फौज के साथ, क्यों खड़ी हुई? क्योंकि आपको ये था कि नहीं भाई, हमने सफर किया है टीटीपी के हाथों, टेररिज्म हमने जो है 3-4 साल बहुत ज्यादा सफर किया है। पेशावर में बम फट रहे हैं, मर्दान में बम फट रहे हैं, वजीरिस्तान में बम फट रहे हैं, हम इसको और बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो आपने 5-7 साल की दहशतगर्दी में आप इस नहज पे आ गए। इंडिया 35 साल से उस दहशतगर्दी का शिकार है। तो आप कैसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इंडिया जो है वो इन चीजों को बैक बर्नर पे रख दे, टेररिज्म को, और आगे बढ़ करके उस एक पीस इनिशिएटिव ले ले? इंडिया ने एक ही डिमांड करी हमेशा कि जो टेररिस्ट हैं, चाहे वो 9/11 26/11 के जो हैं, वो 26/11 के जो टेररिस्ट हैं, आप उनको कन्विक्ट कराइए। अब बताइए, वो लखवी है, अब वो आपने मतलब ये उसको कन्विक्ट कराना तो दूर की चीज है, वो जेल में था, जेल में रह के वो बाप बन गया। अब मुझे बताइए, अगर आप इस तरह से लोगों को जेलों में रख रहे हैं और वो जेलों में रह करके बच्चे पैदा कर रहे हैं, तो आपकी जो जुडिशियल सिस्टम है, आपकी जो आपका जो पुलिसिंग का सिस्टम है, इसके ऊपर कौन ट्रस्ट करेगा? ये ट्रस्ट डेफिसिट अगर इंडिया में है, तो क्या वो जस्टिफाइड नहीं? इस तरह की जब इंसिडेंट्स होती हैं, तो टेररिज्म सबसे बड़ा रोड ब्लॉक है। जब तक आप टेररिज्म नहीं कंटेन करेंगे, ये चीजें नहीं बढ़ेंगी आगे। जी प्रोफेसर साहब, आप रिप्लाई करेंगे? जी, मैं ये कहूंगा कि ये जो कह रहे हैं, देखिए इंडिया का ये है कि वो दूसरे साइड का मौका सुनने के बजाय ये कह रहे हैं कि जो कश्मीर में आपने गवर्नर रूल इम्पोज किया है, जो वहाँ आर्टिकल 370 है, जो ह्यूमन राइट वायलेशन है, जो पाकिस्तान टेररिज्म का शिकार रहा है, वहाँ हमारे यहाँ गैर रियासती इंसान हमारे नॉन स्टेट एक्टर हमारी आर्मी को, स्टेट को चैलेंज कर रहे थे, लेकिन कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और यूएन की रेजोल्यूशन है, और तीसरा ये है कि डीप रूटेड एलियनेशन है। अगर डीप रूटेड एलियनेशन ना होती तो भारत सरकार को गवर्नर रूल ना लगा। 90s में जो पहला गवर्नर रूल लगा, उस वक्त के गवर्नर साहब की किताब पढ़ ली है, वो तो पाकिस्तानी नहीं थे ना, जागमान। और AS दौलत की किताब पढ़ ली है, जो रॉ में डायरेक्टर रहे हैं कश्मीर को, वाजपेयी है। तो इन सब लोगों का है कि आप रिफ्यूज कर रहे हैं, आपने जो कश्मीर के वैली के लोगों के पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और ह्यूमन राइट्स वायलेट किए हैं, उनको आप टेररिज्म रिलेट करते हैं। तो मुझे ये बताइए कि राहुल गांधी को भी आपने जाने से रोका है कश्मीर में, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स को भी रोका, एमनेस्टी को भी रोका, ये सारी टेररिस्ट तंजीमें। क्या राहुल गांधी दहशतगर्द है? क्या ह्यूमन राइट्स की जो इंटरनेशनल तंजीमें हैं वो दहशतगर्द है? अगर इंडिया का स्टांस इतना ही क्लियर है तो उसने कश्मीर में एक्सेस क्यों दिया और वो इलेक्शंस क्यों नहीं कराता? तीसरी जो बात टेररिज्म का, हम भी शिकार हैं, आप भी शिकार हैं। आप ये बताएं कि क्या राजीव गांधी जो थे, उनके गले में माला डाल के उनको शहीद किया गया इंडिया इतनी बड़ी क्यादत से, वो किसी पाकिस्तान ने किया, या आपने श्रीलंका में जो इंटरवेंशन की थी उसका नतीजा? श्रीलंका में
आपकी आर्मी ईस्ट पाकिस्तान में गई यहाँ से और आपके यहाँ समझौता एक्सप्रेस भी हुआ जिसका एक कर्नल का ट्रायल हो रहा है। जहां तक आप लखवी साहब का कह रहे हैं उनका ट्रायल हो रहा है, उनको कन्विक्शन है और उनको बिल्कुल प्रिजनर ट्रीट। अब प्रिजनर के भी राइट है, अगर इंडिया में नहीं है तो इस पे आपको आवाज उठानी चाहिए। प्रिजनर से उसके फैमिली मेंबर भी मिल सकते हैं, उसको खाना भी मिलना चाहिए। तो इस ब्लेम गेम से हम देखिए इस वक्त खतरा इंडिया को टेररिज्म से भी है और एक्सट्रीमिज्म से भी है, जो मोदी की शक्ल में है, जो इंडिया का मल्टी कल्चरलिज्म उसने नेगेट कर दिया, जो सिटीजन बिल में पसंदी है, जो राइट विंग हिंदू एक्सट्रीमिज्म है, वो भी इंडिया की सेकुलर आइडेंटिटी के लिए खतरा है। यहाँ सिर्फ पे पाकिस्तान नहीं है, आज प्रोफेसर इंडिया साहब, में जो लोग खड़े हैं, जो ये कह रहे हैं कि एक मुसलमान भी बराबर का सिटीजन है, वो भी इंडिया के लिए उसी तरह खतरा है जिस तरह ये। तो प्रोफेसर आप साहब इसको यहाँ बहुत पे एक नैरो मिनट के लिए प्रिज्म में देख रहे हैं। प्रोफेसर साहब 1 मिनट के लिए आपको रोकूंगी। हमें फखर यूसुफजई ने ज्वाइन किया है और फखर है उसी रोड पर जहाँ पे के इनके डिप्लोमेट कह रहे थे कि जी बाइक पीछा कर रही है। वेलकम टू द शो फखर, आप हमें क्या बता रहे हैं इस रोड के बारे में? सबसे पहले तो वेलकम करूंगा प्रोफेसर साहब को और इसके बाद बलदेव सिंह को, आप तीनों को, क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट हुआ हूँ इस लोकेशन पे पहुंचने के लिए। लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पे आने का मकसद क्या था मेरा, वो ये था कि मैं ये बताना चाह रहा था कि एक बहुत बिजी एरिया है ये, कोई ऐसा मतलब नहीं है कि कोई बड़ा सुनसान इलाका है यहाँ पे, क्योंकि मैं जॉगिंग के लिए आता हूँ तो इस वजह से मुझे इस एरिया का पता है। मैंने इधर ही मैंने कहा कि इस लोकेशन से आप लोगों को ज्वाइन कर लूँ। तो यहाँ पे अभी अगर आप लोगों को बैकग्राउंड में नजर आ रहा हो तो काफी सारी ट्रैफिक 24 आवर यहाँ पे से चल रही होती है। कोई ऐसा मसला नहीं होता कि आप कोई ये कह दे कि हाँ अगर कोई गाड़ी जा रही है तो उसके साथ मोटरसाइकिल वाला, क्योंकि 3 लेन वे है यहाँ पर और मुख्तलिफ लोग यहाँ से गुजर रहे होते हैं, आम लोग गुजर रहे होते हैं। अभी जब मैं यहाँ पे अपना कैमरा और वो लगा रहा था, यकीन करें कोई मेरे ख्याल 10 बाइक वाले यहाँ पे खड़े हो गए। ये सामने हमारे पुलिस वाले हमारे भाई यहाँ पे खड़े होते, क्योंकि फैसल मास्क के मेरे राइट साइड पे तो इस रोड को बंद किया हुआ है कोविड-19 की वजह से। तो वो मतलब उनकी बाइक गाड़ियां यहाँ पे मुसलसल लोग मतलब ये चल रहे होते हैं। ऐसा कोई वो नहीं है कि जिस तरीके से इन्होंने मतलब जिस तरीके से आज इंडियन मीडिया ने इस चीज को पोर्ट्रे किया, मतलब आप लोगों ने भी देखा काफी सारे चैनल पे इसके ऊपर शोज होते रहे। तो वो चीज नहीं है। डिप्लोमेट कहीं पे भी हो और किसी के भी हो, वो बेशक पाकिस्तान के हो, वो बेशक हिंदुस्तान के हो या किसी और कंट्री के हो, उनको एक स्पेशल इम्यूनिटी हासिल होती है। बाकायदा कोई इस तरीके से नहीं आए होते कि मतलब अगर मैं एज ए आम सिटीजन किसी कंट्री में जाता हूँ तो हो सकता है मेरे साथ कुछ मिसहैप हो सकता है, लेकिन बाकी जो हाई कमीशन के लोग होते हैं वो कुछ, मैं कहता हूँ कि छोटे से छोटा बंदा हो, गार्डनर से पियोन से लेके और उसके हाई कमीशन के लेवल तक के लोग, उनको कोई ये नहीं कह सकता कि भाई उनको कोई अगर लेट सपोज ऐसा कोई वाकया हो भी जाता है, मैं ये नहीं कहता कि कभी नहीं हुआ होगा, इनके यहाँ नहीं होगा, न्यू दिल्ली में नहीं हुआ होगा या इस्लामाबाद में नहीं हुआ होगा, होते हैं, बिल्कुल होते हैं और बाकायदा उसकी रिपोर्ट भी की जाती है। फॉरेन ऑफिस को बताया जाता है, जो इदारे उनके मतलब आप अपने मुल्क को इन्फॉर्म करते हैं, वो फिर मतलब कंट्री टू कंट्री इसके ऊपर बात होती है। ऐसा तो नहीं है कि हम ये कह दें कि भाई अगर हमारे वहाँ पे काफी सारे डिप्लोमेट्स वहाँ पे मतलब इनके न्यू दिल्ली में हमारा हाई कमीशन मौजूद है, तो जिस तरीके से वहाँ उनको भी वो प्रोटेक्शन दी जाती है। हालांकि कुछ दिन पहले जो बंदे इन्होंने पकड़े, ठीक है, जो एलिगेशन उन्होंने लगाई वो एक तरफ पे रख के हम बात कर लेते हैं कि अगर एक हाई कमीशन का बंदा या आपका डिप्लोमेट होता है तो उसको जो इम्यूनिटी हासिल है, क्या उसको वियना कन्वेंशन की जो मतलब जो जिस तरीके से सहूलत दी गई है, क्या उसको देखा गया उसमें, या उनको मतलब डिटेन नहीं रखा गया राउंड अबाउट 24 आवर्स तक, या फिर उनको टॉर्चर नहीं किया गया? मैं कहता हूँ इनका अपनी, मैं ये उसे बिल्कुल वो नहीं करता कि यार ये जिन्होंने एलिगेशन लगाया मैं उसको डिफेंड करने के लिए बिल्कुल मैं उसके ऊपर बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि एज ए डिप्लोमेट आप लोगों को जो इम्यूनिटी हासिल होती है तो वो मतलब उसको देखना चाहिए। बाकी इनके लोग यहाँ पे होंगे और ये होंगे, 72 ईयर्स हो गए पाकिस्तान को और हिंदुस्तान को बने हुए। ये नहीं हो सकता कि मतलब हिंदुस्तान यहाँ से कहीं और चला जाए या पाकिस्तान यहाँ से कहीं और चला जाए। हमने एक दूसरे के साथ रहना है और इन चीजों को हमने देखना है। बहुत शुक्रिया फखर जी। वैभव जी, आपने बात सुनी प्रोफेसर साहब की भी, और फखर ने भी आपको थोड़ा सा, हमने कोशिश की है कि हम वो एरिया दिखा सकें आपको, ताकि आप लोग थोड़ा सा इत्मीनान हो गया। ऐसी कोई बात नहीं थी और सिर्फ एक शक कह सकते हैं कि हुआ होगा जी। देखिए, मुझे नहीं पता कि वो सड़क दिखाने का क्या पर्पस था, बिकॉज सड़क पे जो वीडियो आई थी उस पे भी उस सड़क पे कुछ नहीं था, सिर्फ एक बंदा था जो कि पीछा कर रहा था। अब जाहिर सी बात है कि अब वो वापस जा चुका है। तो अब उस सड़क पे वो सड़क दिखाने का मुझे अभी भी कुछ मतलब नहीं समझ में आ रहा। खैर, मैं आगे बढ़ता हूँ।
इसलिए कि आपको नजर आए कि एक आम सी सड़क है, वहां पे रोड पे आते जाते रहते हैं लोग, गाड़ियां भी और बाइक। देखिए पीछा करने के लिए आप सड़क पे ही तो चलेंगे ना, पीछा करने के लिए आप हवा में थोड़ी चलेंगे। तो एक आम सी ही सड़क, जो सड़क ऑलरेडी है उसी सड़क पे चलता है इंसान। ऐसा नहीं कि कोई दूसरी सड़क बनाई जाती है पीछा करने के लिए। मैं उस चीज पे नहीं बात कर रहा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखें, दुनिया का हर मुल्क जो है वो डिप्लोमेट्स को की सर्वेलेंस भी करता है, उनका पीछा भी किया जाता है। व्हाट्स ए बिग डील। और ये भी एक आम आदमी को पता है कि स्पाइंग में भी डिप्लोमेट्स मुलविस होते हैं, और दोस्त मुल्कों के डिप्लोमेट्स भी होते हैं, सिर्फ वो नहीं, और थर्ड कंट्रीज भी होते हैं। इन बातों से आगे बढ़ना चाहिए। मेरा ख्याल है कि अगर पीछा इंडिया में भी पाकिस्तानी डिप्लोमेट का होता है और यहाँ भी होता है, इसमें क्या बड़ी बात है। मैं तो ये कहता हूँ। जी वैभव जी, आप मैं वही बात कह रहा था कि देखिए, ये बात तो मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में ही कह दी थी कि ये कोई पहली बार नहीं हुआ इंडिया पाकिस्तान के बीच में। इसकी अपनी एक पूरी तारीख है, और ये मतलब ये तारीख 70 सालों पे मुश्तमिल है। तो और इसमें बहुत से, ये तो कुछ भी नहीं है, इससे भी बड़े बड़े वाकयात डिप्लोमेट्स के साथ हुए हैं। हाँ, मैंने आपको जैसे बताया कि जब ब्रजेश मिश्रा एनएसए थे इंडिया के, उस समय 2 पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स के हाथ पांव तोड़ दिए थे दिल्ली में, बिकॉज 2 इंडियन डिप्लोमेट्स को पाकिस्तान में जो है मैन हैंडल किया गया था। तो जब आप इस तरह की जो चीजें ये होती रही है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, कोई बड़ी चीज, मैं नहीं मानता कि कोई नई चीज है। इंडियन मीडिया क्या करता है क्या नहीं करता है, अब मैं कोई इंडियन मीडिया का तो रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूं, नहीं मैं उनके लिए सफाई यहाँ दूंगा बैठ के, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि देखिए, जहां तक बात है कि देखिए पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स का एक हिस्ट्री है अपनी। आप मुनीर अकरम से लेकर के आप बांग्लादेश चले जाएं, आप यूक्रेन चले जाएं, श्रीलंका चले जाएं, नेपाल चले जाएं। मैं आरुष जी आपको मैं एक लिस्ट भेज दूंगा आज इस इंटरव्यू के बाद, और वो सिर्फ फहरिस्त है उन डिप्लोमेट्स की, पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स की, जो टेररिज्म, मोलेस्टेशन, डोमेस्टिक वायलेंस, थेफ्ट, मतलब इस तरह की चीजों में रिपोर्ट किए गए हैं अलग अलग मुल्कों से। मतलब टेररिज्म के भी चार्जेस पे डिपोर्ट हुए हैं डिप्लोमेट्स, ठीक है। तो मैं ऐसी कोई लिस्ट आपके ख्याल में इंडिया की एग्जिस्ट नहीं करती? आप और छोड़ दें, डिप्लोमेट्स को छोड़ दें। नहीं, मेरा एक सवाल है आपको सर, नेपाल में आपकी भी हिस्ट्री है सर, सवाल रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम है। श्रीलंका की पार्लियामेंट में इंडिया के खिलाफ करारदादे आई हैं आपके, मिलिट्री और डिप्लोमेट्स के खिलाफ। नेपाल में आई। इन चीजों का क्या मकसद है सर? उस छोड़े डिप्लोमेट को, आपके जो पीएम है उनको अमेरिका ने वीजा रिफ्यूज किया हुआ है, उनको उन्होंने जो गुजरात कार्नेज में कोर्ट का डिसीजन आया हुआ है, छोड़े डिप्लोमेट को। आप मोदी जी की बात करें, क्या जो गुजरात में कार्नेज हुआ था उसमें वो ही वाज वन ऑफ द रिस्पांसिबल कैरेक्टर्स। देखिए, अगर रिकॉर्डिंग में आवाज नहीं आएगी स्काइप पे, इसलिए प्लीज आप लोग पहले एक एक करके बात करें, पहले उनको कंप्लीट करने दें, फिर आप रिप्लाई करें। जी वैभव जी। जी। देखिए, बात यह है कि इन्होंने कहा कि इंडिया की मिलिट्री के खिलाफ करारदादें आई हैं श्रीलंका में, नेपाल में। देखिए, नेपाल में तो कौन सी करारदाद आई मुझे नहीं पता। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। हाँ, मैं कह रहा हूँ, अगर ये कह रहे हैं कोई फहरिस्त, क्या ऐसी कोई फहरिस्त इंडिया के लिए, इंडिया के डिप्लोमेट्स की या इंडियंस की नहीं अवेलेबल है? मैं कहता हूँ अगर आपके पास हो, फकर के पास हो, किसी के पास हो, मुझे भेज दें, और आप मुझे भेज दें, मैं खुद ट्वीट करूंगा उसे कि ये इंडियंस की लिस्ट है, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि आप देखिए, जब आप बात करते हैं ना, आप एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में है। अगर आप कहेंगे कि नहीं ये भी झूठ है, हम एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में नहीं है, अगर हम ग्रे लिस्ट में तो क्या इंडिया ग्रे लिस्ट में नहीं है? देखिए, इस तरह के इक्विवेलेंस नहीं ड्रॉ करने चाहिए। इंडिया नहीं है, आप हैं, अगर हैं तो एक रीजन है उसका। यूएन डेजिग्नेटेड 100 से ज्यादा टेररिस्ट है जो यूनाइटेड नेशंस और अमेरिका ने डेजिग्नेट किया है टेररिस्ट, वो पाकिस्तान में रहते हैं, वो पाकिस्तान में मुकीम है, वो इंडिया में नहीं रहते। और इन्होंने कहा कि मोदी को वहां पे जो है कि बैन किया हुआ था। देखिए, मोदी को वहां पे यूएस में बैन किया हुआ था एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ने, उस ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट में, जो उसकी लिस्ट थी सो कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन की, उसमें सिर्फ एक बंदे का नाम था, ठीक है, दूसरा कोई बंदा नहीं था। वो लिस्ट थी रिलीजियस इंटॉलरेंस की, उसके ऊपर उन्होंने सैंक्शन किया था। उस लिस्ट में सिवाय मोदी के किसी का नाम नहीं था। तो इसका मतलब है कि वो एक पॉलिटिकल वेंडेटा था, ठीक है। और अगर उसमें किसी एक बंदे का भी नाम होता मोदी के अलावा, तो मैं मान लेता कि हाँ, ये लिस्ट जेन्युइन है। तीसरी चीज,
कि वही अमेरिका है जो कि आज मोदी को रेड कारपेट वेलकम देता है मेडिसिन स्क्वायर गार्डन में, हाउसफुल वहां पे लोग आते हैं, उनके कांग्रेसमैन आते हैं, वहां सेनेटर्स लाइन लगा के खड़े होते हैं मोदी से मिलने के लिए। उसी यूएस में हाउडी मोदी होता है जहां पे 1 लाख से ज्यादा हिंदुस्तानी जाते हैं और वहां अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है वो स्टेज शेयर करता है और पूरे स्टेडियम का चक्कर लगाता है। वही यूनाइटेड स्टेट्स है जिसके साथ इंडिया की जियोपॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक सबसे बड़ी पार्टनरशिप इंडो पैसिफिक में आज की डेट में चल रही है। तो सर देखिए, जब हम आप बात करते हैं पॉलिटिक्स को हम एक साइड रख देते हैं कि जो पॉलिटिकल चीजें थी और जो पॉलिटिक्स थी उसके पीछे 2002 की राइट्स के पीछे वो इंडिया में कोर्ट्स है। आपने कहा कि ये आपके यहाँ पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान का थोड़ी बहुत नॉलेज मुझे भी है, ज्यादा नहीं है, आपको शायद मुझसे ज्यादा होगी। पाकिस्तान का भी कानून ये नहीं कहता है कि अगर कोई कैदी है तो उसकी फैमिली आके जेल में उसके साथ रह सकती है, मिल सकती है, और किसी के मिल लेने से सर बच्चे नहीं पैदा हो जाते किसी के। अगर लखवी के बच्चे जेल में पैदा हुए हैं तो इसका मतलब है कि ये एक शैम है, ये एक शैम है जो क्रिएट किया गया था। और इसके ऊपर सर दुनिया भर के न्यूज़पेपर्स में पब्लिकेशंस में आर्टिकल्स पब्लिश्ड है सर, आप जाकर के उनको देख लें और उन पे तबसरा आप तब करें तो मैं आपकी बात मान लूंगा। जी फखर कुछ कहना ये इन्होंने बिल्कुल, ये छोटी सी बात इनको ऐड करूंगा वैभव जी की बात में। उन्होंने कहा कि जेल में रहने के राइट्स नहीं है, तो मैं इनको बताता चलूं कि 2003 में खैबर पुख्तनख्वा में जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप की हुकूमत थी और ये कानून उन्होंने पास करवाया हुआ है। खैबर पुख्तनख्वा पूरे में मौजूद है, क्योंकि शायद प्रोफेसर साहब जानते हो, मुझे बाकियों का नहीं पता, लेकिन इसके ऊपर मुझे बिल्कुल कंफर्म है कि खैबर पुख्तनख्वा की जितनी जेल्स है वहाँ पे फैमिली का जो सिस्टम है, फैमिली जाके उनको मिल सकती है, वहाँ पर बाकायदा उनके लिए इंतजाम है। ये अकरम खान दुरानी साहब उस वक्त के सीएम थे, तो ये चीजें हैं वहाँ पर, ये फैसिलिटी बिल्कुल है वहाँ पर जिन्होंने बात की लखवी साहब के हवाले से। सर मिलने से बच्चे पैदा हो जाते हैं क्या सर फकर भाई? मैं आपको कह रहा हूँ, एज ए फैमिली वो लोग वहाँ रह सकते हैं जिस तरह वो लोग अपने घर में रहते हैं। मतलब एज इट इज उनको बाकायदा टाइम दिया जाता है हफ्ता 10 दिन रहने का। ये मतलब ये फैसिलिटी पहले नहीं थी, 2003-4 से पहले नहीं थी। आफ्टर 2003 and 4 ये चीज शुरू हुई है और ये है अभी अवेलेबल है खैबर पुख्तनख्वा पूरे। जी प्रोफेसर साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए इन्होंने मिसालें दी आज इंडिया की जमहूरियत और ह्यूमन राइट्स और उसको पुरअमन मुल्क साबित करने के लिए अमेरिका की, तो जिस नेहरू ने, गांधी ने और सेकुलर और सोशलिस्ट इंडिया ने, जिसने अमेरिका के खिलाफ नॉन अलाइंड मूवमेंट की, आज इंडिया को जरूरत, क्योंकि मंडी का मामला है ना, यहाँ के न्यू कौन है, यहाँ के पॉपुलिस्ट है मोदी और इसराइल और अमेरिका, इन तीनों के अंदर वो जो वहां रेसिज्म अमेरिका में हुआ है तो वो ठीक है, वो भी मोदी की तरह का हुक्मरान है, ट्रम्प भी अमेरिका में, तो अब आपको उसकी सर्टिफिकेट की जरूरत हो रही है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि अमेरिका की जो कांग्रेस की कमेटी है रिलीजियस फ्रीडम की, यूएस कांग्रेस की, जिसमें हर सियासी जमात की नामजदगी है, उन्होंने इंडिया की रिपोर्ट जारी की है जो कांग्रेस की वेबसाइट पे है कि रिलीजियस फ्रीडम जो है वो डिटीरिएट हुई है, तनज़ली हुई है और इंडिया के अंदर रिलीजियस फ्रीडम कम। फिर आप दिल्ली शहर में देख लें कि मोस्ट रेप फ्रेंडली वो कैपिटल है, शहर है दुनिया का। फिर आप और ऐसी रिपोर्ट्स देख लें, तो ठीक है हम इसी तरह ब्लेम के खिलाफ, लेकिन वो जो शाइनिंग इंडिया आप दिखा रहे हैं वो हकीकत में कहीं एग्जिस्ट नहीं करता जो आप बता रहे हैं। और उसकी सर्टिफिकेट के लिए आज अलमिया ये है कि आपको अमेरिका के सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ी है, क्योंकि वहां भी एक राइट विंग एक्सट्रीमिज्म है और इंडिया में भी एक हिंदुत्व का राइट विंग एक्सट्रीमिज्म। जो फ्रेंच प्रोफेसर है पेरिस यूनिवर्सिटी के क्रिस्टोफ जेफरले, उन्होंने ये अपनी बुक में लिखा है कि इंडिया के अंदर मल्टीकल्चरलिज्म और जो इस वक्त एक्सट्रीमिज्म का राइज है ये इंडिया के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। वो कोई पाकिस्तानी तो नहीं है। तो और जो बहुत सारे लाखों लोग जो हिंदू हैं और इस इंतहा पसंदी के खिलाफ सिटीजन बिल में बॉलीवुड के एक्टर, लॉयर्स और सारे सिविल सोसाइटी सरापा एहतजाज है, जो आपकी इंडियन पुलिस तालीमी इदारों के अंदर घुसी हुई है, इलेक्टेड स्टूडेंट यूनियन को मीडिया पे कर्व कर रही है, डेमोक्रेसी की स्पेस की ये सूरत हाल है कि डेमोक्रेसी इंडेक्स जो इकोनॉमिस्ट का यूनिट है उसने इंडियन डेमोक्रेसी को 2 दर्जे नीचे कर दिया है कि ये जो जमहूरियत है का म्यार इसमें अंडर मोदी के जीन कम हुआ है। तो मैं मानता हूँ कि पाकिस्तान में मसाइल है,
लेकिन आप जिस शाइनिंग इंडिया की बात कर रहे हैं वो उसकी भी जरा आप देखिए अदाए कि उसको के बारे में आलमी मुबसरीन क्या कह रहे हैं। जी वैभव जी। देखिए मुझे नहीं पता शाइनिंग इंडिया का नारा किसने दिया, मैंने तो शाइनिंग इंडिया की कोई बात नहीं करी। दूसरी चीज ये कि प्रोफेसर साहब अभी कह रहे थे कि आपको अमेरिका के सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ी। सर मुझे क्या जरूरत थी, ये तो बात आप ही ने उठाई थी कि अमेरिका ने उनको बैन किया हो, तो मैंने तो सिर्फ उस बात का जवाब दिया, हमें कोई सर्टिफिकेट अमेरिका से नहीं चाहिए। आपने एक बात करी थी कि अमेरिका ने बैन किया हुआ था, तो मैंने उस बात के जवाब में मैंने एक बात कही थी, मुझे अमेरिका के और ना ही इंडिया के किसी भी वजीर आजम को अमेरिका के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हम पार्टनर्स हैं, हम अमेरिका के क्लाइंट नहीं है। अमेरिका के प्रेसिडेंट ये नहीं करता कि हमें फोन करके बोलता है कि अगर तुमने इफ यू डोंट स्टैंड विद अस वी विल बॉम्ब यू टू द स्टोन एज, और फिर हम अमेरिका के साइड चले जाते हैं। इंडिया इज नॉट अ बनाना रिपब्लिक। दूसरी चीज कि आपने एक बात कही कि इंडिया में जो है कि जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं वो सारी की सारी वो इंडिया में डेमोक्रेसी बहुत ज्यादा चैलेंज हो रही है। सर देखिए अब इंडिया में डेमोक्रेसी कम से कम चलिए है तो चैलेंज हो रही है। अब जहां पे डेमोक्रेसी है ही नहीं, जहां पे 3 लाख फौजी जो है अलग अलग इलेक्शन के बूथों पे जाके खड़े हो जाते हैं और जाकर के ये डिसाइड करते हैं कि किसने वजीर आजम बनना है, जो जाकर के हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में जो है बेंचेस बनाते हैं, तो सर वो डेमोक्रेसी और वो जुडिशरी तो इंडिया में नहीं है। इंडिया में तो आजादी है कि हाँ लोग निकल करके शाहीन बाग में 3 महीने लोग जाकर के बैठे रहे, किसी ने कोई उनको उठाने गया? कोई उनको उठाने नहीं गया। किसी ने ये कहा कि ये पश्तून तहफुज मूवमेंट वाले जो है कि अगर ये शो कर रहे हैं तो इनका इंटरव्यू जो है वो टीवी पे नहीं चलना चाहिए या मीडिया पे नहीं चलना चाहिए। किसी ने कहा? नहीं कहा। किसी ने कहा कि अगर ये लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये सारे के सारे एजेंट्स हैं हिंदुस्तान के या रॉ के एजेंट्स हैं, या उनके ऊपर गोलियां चलाओ, जैसा आपने खार कमर मैसेकर अभी साल भर पहले किया था, उसमें जो है मोहसिन दावड़ और अली वजीर के ऊपर गोलियां चली, उसमें जिसमें कि मोहसिन दावड़ जख्मी भी हुए, आपके सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो सर देखिए जब हमारी डेमोक्रेसी के ऊपर बात करते हैं तो ठीक है, मैं ये बात मानता हूं कि हाँ इंडिया में नेशनलिज्म बढ़ा है, नेशनलिज्म राइज पे है अपने। इतना नेशनलिज्म जितना आज राइज में है इंडिया में, इतना इससे पहले नहीं था। मैं इस बात पे मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। और इंडिया में जो राइट विंग है, राइट विंग जो है पहले से ज्यादा मजबूत हुआ है, ये भी बात मैं मानने को तैयार हूँ कि हाँ राइट विंग पहले से ज्यादा मजबूत हुआ है। बट ये कहना कि इंडिया की डेमोक्रेसी जो है वो कॉम्प्रोमाइज, आप कह रहे पुलिस जो है वो यूनिवर्सिटीज में, सर इलेक्शन यूनियंस जो हैं आपके यहाँ पे, इलेक्शन यूनियंस तक कितने साल बंद रही, और आज की डेट में आपके यहाँ पे यूनिवर्सिटीज में जो स्टूडेंट्स यूनियन है उनकी जो सियासत है, उस सियासत के सबसे बड़े जो उनकी खिलाफ वर्जी करना, उनको जो अपोज करते हैं वो कौन से लोग हैं, जरा मुझे उनका भी बताएं। और सर आपके यहाँ पे तो अगर कोई एक अरूज औरंगजेब अगर वो निकल कर अगर कोई बात करती है तो, या उसके स्टूडेंट यूनियन वाले अगर कोई बात करते हैं तो आप उनको सीधे रॉ का एजेंट बताते हैं। ट्विटर पे आईएसपीआर आपकी फौज पूरा मूवमेंट चलाती है उनके खिलाफ। तो सर हमें डेमोक्रेसी के ऊपर सर कोई लेक्चर नहीं चाहिए। जी जी मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए सर पहले मैं एक मिनट फकर जी ठीक है। अच्छा वैभव जी ने बात की डेमोक्रेसी की, नो डाउट पाकिस्तान में आपकी डेमोक्रेसी की बिल्कुल मिसालें दी जाती रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये ताहिर मलिक साहब बैठे हुए हैं, मतलब एक्सपीरियंस है इनको, बिल्कुल आपकी एग्जाम्पल्स दी जाती थी, लेकिन आपकी सेकुलरिज्म की भी एग्जाम्पल्स दी जाती थी जो अब खत्म हो गई। बल्कि बीजेपी कह रही है कि मतलब वी आर नॉट अ सेकुलर स्टेट, हम एक जिसे कहते हैं कि मतलब हिंदुस्तान, इसलिए हम कहते हैं कि हिंदू की वो हमें उससे कोई वो नहीं है, लेकिन क्योंकि हम अपने आप को नहीं कहते कि हम एक सेकुलर स्टेट, हमारा राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे यही कहना था कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, बेशक उसमें इस्लाम जितना भी है वो एक अलग साइड से एक अलग चीज है। आपके यहाँ डेमोक्रेसी ज्यादा हमसे बेहतर स्ट्रॉन्ग रही है। लेकिन आपने बात की पीटीएम के हवाले से, उससे मैं आपको जवाब दे दूं, पीटीएम की मूवमेंट कहाँ से शुरू हुई और वो यहाँ इस्लामाबाद में कितने दिन वो लोग बैठे रहे नेशनल प्रेस क्लब के, जिसके हम जितने सहाफ़ी हैं, मैं आरजू और शायद मालिक साहब भी हों, हम उसके मेंबर्स हैं, वो यहाँ पे बैठे हुए थे। 10 दिन उन्होंने गुजारे, मेरे ख्याल कोई मीडिया ऐसा नहीं था जिन्होंने उनको कवरेज ना दी हो उस चीज के ऊपर जिसके ऊपर उन्होंने स्टैंड लिया था। नकीबुल्लाह को शहीद किया गया था कराची में रावनवार के हाथों, उसके ऊपर वो उनका स्टैंड था। आज भी मैं पीटीएम के जितने बड़े लोग इंक्लूडिंग मंजूर पश्तीन साहब, उनसे मैं यही सवाल करता हूँ, मैंने कहा सर आपका वो एक्चुअल चीज जो थी जिसके लिए आप लोगों ने ये बनाई थी, मतलब एक मूवमेंट थी, मुझे खुशी थी उसके ऊपर कि रावनवार के खिलाफ कोई बंदा खड़ा हुआ था, लेकिन
ये नहीं कि मतलब आप सिर्फ ये करें कि आप एक पूरी लेफ्ट चले जाएं, आपने सिर्फ ये करना है कि पाकिस्तान की फोर्सेस को गंदा करना है, ठीक है। ये सिर्फ नहीं, आपके आपके उसके अंदर जो लोग अपने अपने दुकानें उन्होंने खोली है, जिसमें गुलाल इस्माइल जैसे लोग और बहुत सारे, क्योंकि मेरे इलाके के, कि वो किस किस पर्पस के लिए उसको ज्वाइन किया था। किसी को आज नकीबुल्लाह महसूस का, मुझे कोई एक सिंगल बंदा, मैं ट्विटर पे उनसे पूछता रहा हूँ, मैंने इन सबसे पूछा, मैंने कहा आपने पता है क्या कि नकीबुल्लाह साहब के बच्चे कैसे हैं, किस हाल में है? पिछले साल उसके फादर की डेथ हुई, कौन इन सब में से गया था जिसके नाम पे ये इन्होंने ये तंजीम बनाई थी? मैं सपोर्ट करता रहा हूँ, जो पश्तून मूवमेंट है, मैंने सपोर्ट किया। मैंने उस बंदे को अपने चैनल पे इंटरव्यू किया। सर मैं बात मुकम्मल कर लूँ सर, आपको बिल्कुल आप उससे बात कर लें। तो ये चीजें नहीं है कि यहाँ पे मैं कहता हूँ कमजोर डेमोक्रेसी हमारी आज भी कमजोर थी, शायद पहले भी कमजोर थी, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी है कि शायद हिंदुस्तान के अंदर कोई नहीं सोच सकता कि इस तरीके से कोई इस तरह का विंग आके और दिल्ली के अंदर बैठ जाए। मतलब शाहीन बाग में लोग बैठे हुए थे, क्या क्या मतलब उनके ऊपर एलिगेशन आप लोग नहीं लगाते। कभी आप कहते थे कि आईएसआई को सपोर्ट करती है, कभी आप कहते थे कि पाकिस्तान हुकूमत करी, कभी क्या। इस तरीके से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आज भी मंजूर पश्तीन इस इस्लामाबाद के 11 सेक्टर में रहता है, आज भी यहीं पे वो रहता है। और वो दोनों जो हमारे पार्लियामेंटेरियन है, अली वजीर एंड मोहसिन दावड़, वो आज भी असेंबली का इजलास था, वो लोग इस्लामाबाद के अंदर मौजूद है, वो लोग यहाँ पे आते हैं। हाँ, उनके जो गिले शिकवे ग्रीवेंसेस है उनको देखना जरूरी है, लेकिन इस तरीके से नहीं कि आप सिर्फ एक चीज को, जिसे कहते हैं कि अपना एक एजेंडा बना लो सिर्फ इस चीज के लिए कि मतलब सही कुछ नहीं हो रहा, सारा कुछ गलत हो रहा है, तो ये चीज गलत है। यही मैं इन लोगों से सवाल भी करता हूँ और इनको मैं कहता हूँ सर आपके साथ सारे लोग आज भी खड़े हैं, इंक्लूडिंग मी, हम लोग सब खड़े हैं, लेकिन आपका स्टांस ये नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ कहो कि भाई हमने तो सिर्फ पाकिस्तान को गंदा करना है एक एजेंडे के तहत, वो ना करें। बाकी आप राइट्स की बात करें तो मेरे ख्याल में कोई भी नहीं होगा जो आपके साथ खड़ा। जी प्रोफेसर साहब की तरफ चलते हैं। जी प्रोफेसर साहब क्या कहेंगे? डिस्कशन किसी और तरफ जा रही है कि पीटीएम एक पाकिस्तानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है और वो सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, पाकिस्तान के आइन को मानते हैं, हल्फ उठाया है असेंबली में, उनकी जो भी डिमांड्स हैं पाकिस्तान की रियासत से हैं, फाटा बिल आया तमाम जमातों जो इंडियन डेमोक्रेसी का ये बता रहे हैं। आप बताएं कि बड़ी खूबसूरती से इन्होंने एक्सट्रीमिज्म की जगह नेशनलिज्म लिख लिया कि इंडिया में जी नेशनलिज्म है। नेशनलिज्म हो तो ये हमारे लिए भी खुशी की बात है भाई, वहां राइट विंग फाशिस्ट एक्सट्रीमिज्म है। अगर ये ना होता तो सुब्रमण्यम स्वामी का कोर्स हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वहां से ब्लैक लिस्ट का करती, वेबसाइट से हटाती ना। अगर इंडियन सिटीजन बिल पे ह्यूमन राइट्स की आलमी तंजीमें इसे जमहूरियत की रूह के खिलाफ करार दे रही है तो ये नेशनलिज्म नहीं, अफसोस ये एक्सट्रीमिज्म है और वर्स्ट फॉर्म ऑफ एक्सट्रीमिज्म है। तीसरा जो आप दावा कर रहे हैं इंडिया की जमहूरियत को पाकिस्तान से मजबूत है, ठीक है रहे, आपके यहाँ भी इमरजेंसी लगी है और आपको मैं ये दावे से सिर्फ एक बात कहता हूँ कि आप कश्मीर में जो लोग हैं उनको इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं है। आपके यहाँ 50 से ज्यादा चैनल है, किसी एक न्यूज चैनल को वैली में ले जाएंगे, लाइव प्रोग्राम कर रहे हैं, आप कहते हैं मीडिया आजाद। आपको मैं कहता हूँ आप अपने साथ कोई एक चैनल 50 में से कोई एक चैनल ले जाए इंडियन वैली में और लाइव प्रोग्राम कर ले। अगर आपने कर लिया तो हम ये समझेंगे कि इंडिया बहुत बड़ी जमहूरियत है, लेकिन आप नहीं कर सकेंगे तो आपकी अभी मुस्कुराहट बता रही है कि आप नहीं कर सकते। तो दुनिया को पता है कि कश्मीर में इंडिया जो है वो जबर से, धौंस से और लोगों के ह्यूमन राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स निगेट करके वो रह रहे हैं। तो इस तरह की आप मिसालें देंगे, हम देंगे, आगे कैसे बढ़ना है इस पे बात होनी चाहिए। जी वैभव जी। देखिए सुब्रमण्यम स्वामी का कोर्स जो है ना वो मोदी की गवर्नमेंट बनने से पहले ही कैंसिल कर दिया था। वो मोदी की गवर्नमेंट भी नहीं थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, ठीक है। और नेशनलिज्म के तहत कैंसिल हुआ था। अब सर मैं मुकम्मल कर लूं, मैं मुकम्मल कर दे रहा हूँ। आपने कहा कश्मीर में लाइव प्रोग्राम करने, सर मैं आरजू को भी पता है, फतर भी जानते हैं, मैं कश्मीर जाता रहता हूँ और कश्मीर में ये लोग आज तक पे भी आते हैं, रिपब्लिक पे भी आते हैं और भी दुनिया बेस्ड जो न्यूज चैनल उन पे आते हैं। मतलब हर 15-20 दिन बाद किसी न किसी चैनल पे श्रीनगर से कोई ना कोई लाइव डिबेट चल रही होती है, ठीक है। तो और इंडिया की ऐसी कोई डिबेट नहीं है जिसमें कश्मीरियों को, कश्मीरी रिप्रेजेंटेटिव्स को नहीं बिठाया जाता है। वो बैठ करके, भले ही वो सेपरेटिस्ट ही क्यों ना हो, वो बैठ के हमको ही गाली दे रहे होते हैं, बट उनको बिठाया जाता है,
आपके यहाँ कोर्ट ऑर्डर देती है कि फला शख्स जो है वो इंडियन पाकिस्तानी मीडिया पे नहीं दिखाया जाएगा। आपके यहाँ पे किसी की, मैं आपको बताता हूँ, मेरे साफी दोस्त हैं जो ये आपके यहाँ पाकिस्तान के, जो कहते हैं कि हम मंजूर पश्तीन का इंटरव्यू चला ही नहीं सकते। मोहसिन दावड़ और अली वजीर की चलती हुई, आप यूट्यूब पे चले जाएं, यूट्यूब पे जाके देख लें, उनकी नेशनल असेंबली में चलती हुई उनकी जो स्पीच होती है वो काट दी जाती है, उसकी जगह पे गाने बजाने लगते हैं। मतलब आप बिलीव कर सकते हैं, दुनिया में आप डेमोक्रेसी कह रहे हैं, वो अगर वो बात कर रहे हैं नेशनल असेंबली में खड़े होकर के, 10 सेकंड बाद 20 सेकंड बाद एक बंदा बैठ करके ISPR के ऑफिस में मॉनिटर कर रहा होता है ये क्या बोल रहे हैं। अगर उनकी अपनी पर्सनल आइडियोलॉजी से अगर जरा सा भी दाएं बाएं कोई बात होनी शुरू होती है, वो तुरंत फोन उठाते हैं, बोलते हैं काटो इसे, और PTV वो काट देता है। फिर वहां पे उसके आगे उनकी स्पीच नहीं सुनाई देती, लाइव स्पीच काट देते हैं। सर इस तरह की सेंसरशिप है। मतलब इसको ये नहीं कहेंगे कि मीडिया को जो है आप लोग कंट्रोल करते हैं, आप मतलब ब्लेटेंट सेंसरशिप है। तीसरी चीज, आपने कहा कि इंडिया में जो है कि एक्सट्रीमिज्म बहुत, देखिए सर इंडिया में अगर एक्सट्रीमिज्म भी होता है, मैंने एक प्रोग्राम में अजाज के साथ हमारा एक प्रोग्राम था, हमने ये डिस्कस किया था, इंडिया में कोई भी जो भी एक्सट्रीमिज्म है उसका इम्पैक्ट इस पूरे खित्ते में किसी दूसरे मुल्क में नहीं पड़ता। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है कि कोई शिवसेना का या जिनको आप कहते हैं कि एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है, उनमें कोई बंदा उठ के जाता है और लाहौर में जाकर के सुसाइड बॉम्बर बन के या AK-47 लेके लोगों को मार देता है। इंडिया में जो एक्सट्रीमिज्म जिसको आप कहते हैं ना, वो इंडिया की अपनी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर है। अगर उस तरह की है जिस तरह की आप उसको पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं, वो इंडिया के अंदर ही रहनी है। आपके यहाँ पे जो एक्सट्रीमिज्म है, आपके यहाँ जो रेडिकलाइजेशन है, जो टेररिज्म है, सर उसने पूरे खित्ते को डिस्टेबलाइज किया हुआ है। उसके लिए बांग्लादेश भी कंप्लेन करता है। आपके यहाँ सर डिप्लोमेट बांग्लादेश से टेररिज्म के चार्जेस पे एक्सपेल किए गए हैं, और श्रीलंका में आपके डिप्लोमेट को एक्सपेल किया गया, उसको वापस पाकिस्तान भेजा गया बिकॉज ही वाज प्लानिंग अ टेररिस्ट अटैक ऑन द इंडियन एम्बेसी इन श्रीलंका। और मैं आपको ये बता दे रहा हूं कि आपके यहाँ जो टेररिज्म है उसका शिकार यहाँ पे 26/11, पटियाला हाउस कोर्ट, खालिस्तान, मतलब मैं आपको कितने नाम गिनाऊं जहां पे जो है आपके यहाँ से या तो डायरेक्ट स्पॉन्सरशिप आई है या डायरेक्ट टेररिस्ट खुद आए हैं। तो सर देखिए, आप एक्सट्रीमिज्म को आप माने न माने, रेडिकलाइजेशन को माने न माने, टेररिज्म को माने न माने, ये आपकी मर्जी है। अगर आप उस बबल में रहना चाहते हैं तो मतलब फिर बात करने का कोई पर्पस नहीं है, फिर अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, बात नहीं खत्म हो जाती है। बिल्कुल मानते हैं कि टेररिज्म ये से रीजन का इशू है, लेकिन आप ये बताएं कि गोल्डन टेम्पल पे जो इंदिरा गांधी ने हमला किया था वो ISI या पाकिस्तान ने किया था। एक से सिखों की मजहबी इबादत गाह है जिसके साथ उनको उनकी जो गुरु है और बाबा गुरु नानक का एक बड़ा संबंध है, मजहबी किताबें, उसको वायलेट किया गया, वहां के अंदर गोलियां चलाई गई। तो वो इंदिरा गांधी का डिसीजन था या पाकिस्तान का डिसीजन? दूसरा, आप श्रीलंका का कह रहे हैं कि एक्सपेल हुए। श्रीलंका के अंदर इंडिया की जो मिलिट्री इंटरवेंशन थी उसके खिलाफ तो बहुत सारे इंडिया के प्रोफेसर भी लिख चुके हैं, और नेपाल से भी आपके बहुत सारे ऐसे केसेस हैं इंटरवेंशन के। तो ये एग्जांपल्स पाकिस्तान की भी है और इंडिया की भी है। सर, और तीसरी जो आप बात इंटरवेंशन, सर इंटरवेंशन करना या इन्फ्लुएंस करना, ये इन चीजों को सर आप टेररिज्म से क्यों इक्वेट कर रहे हैं? टेररिज्म एक बहुत सीरियस चार्ज है आपके यहाँ। सर कश्मीर, आप कश्मीर कर रहे हैं, मैं ये बात पहले भी बोल चुका हूँ, कश्मीर में बारामूला नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है। उस बारामूला डिस्ट्रिक्ट के बाहर जो है ना एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, वो कई एकड़्स में फैला हुआ है। वहां पे जितने भी टेररिस्ट दफन है ना, वो सारे पाकिस्तानी ओरिजिन टेररिस्ट हैं। और सर वो कई मतलब 50 एकड़ से बड़ा कब्रिस्तान है वो। तो आप ये जो आप लोग यहाँ से आती है ना रिपोर्ट्स की मास ग्रेव्स हैं अनआइडेंटिफाइड, सर ये वही मास ग्रेव्स हैं जो पाकिस्तानी ओरिजिन के टेररिस्ट आते हैं। सर आप बताएं, मौला शाहिद अफरीदी का कजन कश्मीर में मारा गया, मौलाना मसूद अजहर का भतीजा अभी परसों मारा गया है कश्मीर में। तो सर ये सारी चीजें हम यहाँ पे फेस करते हैं। आपके यहाँ से लोग आते हैं, हमारे यहाँ से कोई आपके यहाँ दहशतगर्दी करने नहीं जाता है। कोई ऐसी तंजीम नहीं है जिसके आप ये कह सके कि देखिए इनके ये 10 दहशतगर्द हैं, इन 10 को हमने मारा, ये सारे हिंदुस्तान से आए थे। आपके यहाँ जो हमारे यहाँ पे जो 26 से 11 का जो वाकया हुआ, 26 से 11 के जो वाकया हुआ, उसमें सर जो की परपेट्रेटर था उसके घर पे जियो न्यूज की टीम गई, और अभी पिछले साल उसकी जब एनिवर्सरी थी तो BBC की टीम जब उसके घर गई तो वहां पे आकर के लोकल आपके इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिसर्स ने और पुलिस ने उनको वहां से हटाया कि नहीं आप यहाँ नहीं आ सकते, आप यहाँ से जाइए। तो
सर इस तरह की चीजें हम फेस करते हैं, आप उनको इक्वेट मत करिए। जी मैं ये कहना चाहूंगा एक लाइन में, अगर आप इजाजत दें, कि देखिए कश्मीर में जो हो रहा है वो तो पाकिस्तान बनने से पहले हुआ, और उस वक्त नेहरू और गांधी दोनों ने लोगों को सपोर्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के लिए। 1930-32 में वहां के लोग महाराजा के खिलाफ, उस वक्त तो पाकिस्तान बड़ा भी नहीं था। और अब आज उनकी 5वीं 6वीं नस्ल है, जो शेख अब्दुल्ला जो आपके साथ प्रो इंडिया थे, उन्हें भी भारत सरकार ने दहशतगर्द करार दे के जेल में डाला हुआ है। और अब आपने वो डिवाइड ही खत्म कर दी है कि ये प्रो पाकिस्तान है, प्रो इंडिया है, वो सारों को आपने पाकिस्तान का करार दे दिया है। तो ये तो मोदी जी के होते हुए हमें किसी की जरूरत नहीं। दूसरा सर एक सेकंड उमर अब्दुल्ला सर बाहर आ चुके हैं। उमर अब्दुल्ला दिल्ली में रहते हैं, घूम फिर रहे हैं, पार्टियां कर रहे हैं। आप अपना एक बार चेक कर ले दोबारा किसी सोर्सेस के थ्रू। और दूसरी चीज ये, उमर अब्दुल्ला साहब को किसी टॉक शो में आप ले ले, उनसे पूछ ले चले, वो तो उनकी तो आप मानते हैं ना कि वो प्रो इंडिया है। ऐसा करे 50 चैनल्स को कहे उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला के साथ एक टॉक शो कर ले। इंडिया में मीडिया फ्रीडम का भी कुछ कहना चाह रहे हैं जी? महबूबा मुफ्ती एक सेकंड जी, जो आप ये कह रहे हैं, देखिए इंस्टेंसेस हैं, आप ये बताएं। फिर आप ये बताएं कि अफगानिस्तान में जो इन्वॉल्वमेंट थी पाकिस्तान की, सिर्फ पाकिस्तान की थी या CIA की भी थी? उस CIA को कभी इंडिया ने ब्लेम किया? पाकिस्तान तो एक कमजोर मुल्क है, आप कर देते हैं। लेकिन जो भारत के साथ, आप भारत आज अमेरिका की गोद में बैठा हुआ है, क्या कभी कुछ ने कहा कि अफगानिस्तान में उन्होंने मुदाखलत की? CIA ने वहां पे अफगानिस्तान का अमन तबाह किया। वहां आपके मुफादात हैं, वो मंडी के मुफादात हैं, वो स्ट्रेटेजिक मुफादात हैं, वो मिलिट्री के मुफादात है। तो वहां आपका रिश्ता जो है वो प्यार का, एहतराम का है। लेकिन पाकिस्तान पे आप चढ़ दौड़ते हैं जी। और आप ये समझौता एक्सप्रेस पे जो कर्नल साहब है, उनका ट्रायल कहां तक पहुंचा और किस सूरत हाल में, जो इंडियन आर्मी का कर्नल इन्वॉल्व एक्सप्रेस में? जी वैभव जी ने 2-3 बातें की। एक श्रीलंका के हवाले से इन्होंने बात की। तो 2 साल पहले वहां जब कोलंबो में अटैक्स हुए और तकरीबन 250 से 300 लोग मरे थे उसके अंदर, उसमें भी श्रीलंका ने मतलब जाहिर किया था कि इन्वॉल्वमेंट हिंदुस्तान के लोगों की थी वहां पर, जिस तरीके से भी थी। मैं अब ये नहीं कहता कि वहां पे जाके इन्होंने कोई डायरेक्टली अपने कोई सुसाइड बॉम्बर्स भेजे थे या जो भी किया था। एक बात। दूसरी बात, कल बल्कि परसों यूनाइटेड नेशन की मॉनिटरिंग टीम की एक रिपोर्ट आई है। इनका मीडिया कल भी उसके ऊपर उन्होंने बात की थी मुख्तलिफ शोज में, और वो रिपोर्ट मैंने जब पढ़ी, हमारे मीडिया ने भी नो डाउट उसको कवर किया हुआ था। तो उसके अंदर उन्होंने कहा था कि जो TTP मतलब जिसको तहरीक तालिबान पाकिस्तान हम लोग कहते हैं, मुल्ला फजलुल्लाह वाला, तो वो बाकायदा सपोर्ट हासिल है उनको हिंदुस्तान। उस रिपोर्ट की बात है, वो रिपोर्ट कोई पाकिस्तान ने भी नहीं बनाई और ना वो हिंदुस्तान ने बनाई है। और अभी 2 दिन पहले वो रिपोर्ट आई है कि वहां पे उनकी इन्वॉल्वमेंट थी। दूसरी, वो ISIL खुरासान के नाम से जिस तरह मतलब IS इराक सीरिया वगैरह में वो काम कर रहे थे, इसी तरीके से वो अफगानिस्तान में उसको बाकायदा सपोर्ट दी गई है। उस रिपोर्ट की मैं बात बता रहा हूँ, इसमें मेरी कोई अपनी पर्सनल कोई चीज शामिल नहीं है। तो ये चीजें, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि मतलब मैं ये नहीं कहता कि हम एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगा ले वेबू जी, या फिर मैं, या फिर हम सारे जितने भी लोग हैं, कि हम एक दूसरे के ऊपर इल्जाम फैक्ट्स के ऊपर बात कर लें। इन्होंने फिर बात की कि 26/11 का जो अटैक हुआ था कि यार वहां पर जियो के हामिद मीर साहब गए थे। हालांकि हामिद मीर साहब, और अभी तकरीबन 1 महीना पहले वो ट्विटर पे अगर ये चेक कर लें तो एजाज सैयद ने अपने ट्वीट में कहा था कि कोई हामिद मीर साहब वहां पे नहीं गए, ऐसी कोई बात नहीं हुई। ये मैं वो बात बता रहा हूँ जो उन्होंने लिखी हुई थी, ठीक है। जो मतलब इन्होंने कहा था कि ये वहां का बंदा है और ये शायद वहां पे कौन सा कोर्ट है, उमरकोट आई थिंक सो सिंध में, उसका रहने वाला ये बंदा है जिसने ये सारे अटैक प्लान करवाए और इतना बड़ा मतलब वो कर दिया। तो ये चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। ये नहीं है कि मतलब हम कहते हैं कि ये इल्जामात लगाते रहे। अमेरिका का अपना एक इन्फ्लुएंस है, नो डाउट अबाउट दैट। चाइना का अपना इन्फ्लुएंस है, लेकिन US का शायद ज्यादा है। वो हिंदुस्तान को इस तरीके से ट्रीट कर रहा होता है कि भाई आप करते रहो इस रीजन में, क्योंकि आपने चपेट लगानी है पाकिस्तान को भी और साथ में चाइना को भी। इसके लिए उनको बाकायदा मतलब वो तबकियां दी जाती है, इसके अलावा और कोई वजह नहीं है। और जिस वक्त उनको ये जरूरत नहीं रहेगी ना,
जिस तरह पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में उनकी हेल्प की थी 1980 में सोवियत यूनियन को तोड़ने के लिए, तो जब नहीं रही तो उसके बाद पाकिस्तान उनका कोई मतलब नियर एंड डियर नहीं था। वही उसामा बिन लादेन जिसको वो मतलब उनका सबसे प्यारा दुलारा हुआ करता था, उसी को उन्होंने ये कहते हैं कि यार ये दहशतगर्द हो गया, तो ये फलाना टेररिस्ट हो गया। यही जो आज इन तालिबान के साथ आज मतलब मुज़ाकरात उनके चल रहे हैं, कतर में उनका दफ्तर खुला हुआ है अमेरिका के कहने पर, और ज़ल्मी खलीलजाद मतलब 2 दिन वहां रहते हैं तो तीसरे दिन पाकिस्तान, अफगानिस्तान और कतर में होते हैं। ये वही तालिबान है जो पहले इनके प्यारे थे, फिर इनके खिलाफ लड़े और आज फिर इनके प्यारे हो गए कि भाई इनको तो आपने जो है सोसाइटी का ये हिस्सा है और इनको आप पॉलिटिकल स्ट्रगल अपनी करने दो और इनको आगे मतलब मेन स्ट्रीम में ले आओ। तो ये पॉलिसीज जो है, ये पॉलिसीज हर मुल्क की होती है, आपकी भी है और हमारी। तो मैं ये कहता हूँ, देखिए मैं एक फिक्रा कहना चाहूंगा कि इस फिजा से आगे निकलना चाहिए। देखिए बार बार अगर हम ये कहेंगे दोनों मुल्कों से गलतियां हुई हैं और दोनों मुल्कों को अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए आगे जाना चाहिए, और ये एक दोनों मुल्कों की लीड के पास एक चीज हाथ में आई है, अपनी नाकामियों के लिए दूसरों को ब्लेम कर। कश्मीर में अगर हालात संभल नहीं रहे तो पाकिस्तानी टेररिस्ट है जी। हमारे यहाँ जो जमहूरियत के मसाइल है उनको ब्लेम के बाहर से है। तो मुंबई अटैक के साथ साथ हमारे यहाँ श्रीलंकन टीम पे भी हमला हुआ था, उस पे भी कुछ इल्जामात लगे थे इंडिया पे। लेकिन इस सारी हमें इंडिया और पाकिस्तान को अपने अवाम की बात सुननी चाहिए, अमन की बात करनी चाहिए, दूसरे मुल्कों में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। मैं बिल्कुल इससे एग्री करता हूँ। और पाकिस्तान की स्टेट इस वक्त इन दहशतगर्दों से लड़ चुकी है। 70,000 लोग मारे गए हैं, हमारी बहादुर अफवाज ने कुर्बानियां दी हैं, अदलिया ने बड़े ब्रेव डिसीजन दिए। तो ये इंडिया के इंटरेस्ट में है कि ऐसा पाकिस्तान जो स्टेबल हो, जो नॉन स्टेट एक्टर्स को शिकस्त दे, वो इंडिया के भी इंटरेस्ट में है। और इंडिया के इंटरेस्ट में ये भी है कि वो पाकिस्तान को ये तासर ना दे कि वो उसको हेजेमनाइज कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है। तो इस नेगेटिव एनवायरनमेंट से बाहर निकलना होगा। और उसके लिए ये प्रिंसिपल मैं 100% इत्तेफाक करता हूँ कि किसी हमसाया मुल्क को दूसरे हमसाया मुल्क में, खा वो अफगानिस्तान हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। और इसी असूल के तहत अमन साउथ एशिया में आ सकते हैं। जी वैभव जी। देखिए पहली बात तो यह है कि श्रीलंका में जो अटैक हुआ था, जो हमारे दोस्त फकर यूसुफजई ने कहा कि उसमें भी इंडिया के लोग थे। देखिए वो आईएसआईएस ने उसकी जिम्मेदारी ली कि वो आईएसआईएस ने वो अटैक किया था। वो जो बंदा था वो आईएसआईएस का बंदा था, ठीक है। आपने वो पता नहीं कहाँ से ले जाके इंडिया को फिट कर दिया। दूसरी चीज ये कि आप ये बोलते हैं कि मुल्ला फजलुल्लाह जो है वो उसकी इंडिया को सपोर्ट है और दुनिया भर की बातें। सर एहसानुल्लाह एहसान को आपने पकड़ा था, जो आपकी नंबर 1 एजेंसी है दुनिया की, आईएसआई। एहसानुल्लाह एहसान कहाँ पे है सर? हमने उसका टर्की चला गया वो, मतलब पहले पेशावर में था, फिर वहां से वो कब टर्की चला गया, अभी मालूम चला कि वो इस्लामाबाद में रहता है। तो सर ये तो मतलब आप लोग तो मतलब कमाल ही करते जा रहे हैं। टीटीपी के बंदों को आप अपने इस्लामाबाद में रखते हैं और आप इल्जाम हमारे ऊपर लगा रहे हैं। तीसरी चीज आपने कहा कसाब के बारे में कि कसाब हाँ अब सुन लीजिए सर थोड़ा। कसाब के बारे में आपने कहा कि वो सिंध में कहीं का वो बंदा, उसके यहाँ हामिद मीर साहब ने किया। सर हामिद मीर साहब का नाम किसने लिया? मैंने तो हामिद मीर साहब का नाम नहीं लिया कि हामिद मीर साहब गए थे। मैंने कहा कि जियो के जर्नलिस्ट गए थे, मैंने ये चीज कही। मैंने कहा जियो के जर्नलिस्ट गए थे, और जाहिर सी बात है जियो में अकेले हामिद मीर साहब तो काम नहीं करते ना, वहाँ बहुत सारे लोग काम करते हैं। तो वो गए थे। और कसाब का जो गाँव है सर वो फरीदकोट में है, ओकाड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है पंजाब का। और ओकाड़ा का वो रहने वाला था और उसके गांव वहां फरीदकोट में वो गए थे। और ये मैं आपको एक बात बता दूं कि आपने कहा कि श्रीलंकन टीम पर अटैक हुआ, उसके ऊपर भी इंडिया के ऊपर इल्जाम लगे। सर इल्जाम लगाना और केस बनाना दो अलग अलग चीजें हैं। इल्जाम तो मैं लगा दूं, इल्जाम तो इंडियन मीडिया भी दुनिया भर की चीजों का लगाता है आपके ऊपर, लेकिन हुकूमत जिन चीजों को लेकर के आपके खिलाफ केस बनाती है, उनको लेकर के यूनाइटेड नेशंस जाती है, जिनके बेसिस पे लखवी जैसे लोगों पे, हाफिज सईद जैसे लोगों पे, मौलाना मसूद अजहर जैसे लोगों पर जो है कि उनके ऊपर सैंक्शंस लगाती है यूनाइटेड नेशंस और अमेरिका और दुनिया भर के जो मुल्क हैं, उनके अकाउंट सीज होते हैं, आपको एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डाला जाता है। तो सर आप इस तरह की कोई सब्सटेंशियल बात करें ना। आज तक आप मुझे बताएं कि एक केस आलमी सतह पे आप हिंदुस्तान के खिलाफ लेके गए हो, दहशतगर्दी का किसी भी मामले में। कलभूषण वाला केस, ले ले आप लेके गए कलभूषण वाला केस।
सर मैं कह रहा हूँ, चलिए ठीक है, उसको भी लेकर के अगर इंटरनेशनल एरिना में कोई गया तो इंडिया खुद गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, आप नहीं गए, क्योंकि आपको पता था कि अगर आप तो आपका मीडिया तो तस्लीम ही नहीं कर रहा था कि वो भारतीय शहरी है, तो फिर इंडियन गवर्नमेंट वहां जाके सर नहीं सर, ये आपके यहाँ पे सोचा छोड़ा गया है हुकूमत की तरफ से कि इंडिया तो स्टार्टिंग में ओन नहीं करा था। मैं तो ये जानना चाहता हूं कि एक न्यूज पब्लिकेशन की एक वीडियो, किसी भी न्यूज चैनल की एक वीडियो क्लिप या कोई भी एविडेंस, कोई भी पाकिस्तानी मुझे ये दे दे कि वहां पे ये खबर चली हो कि इंडिया ने डिसोन कर दिया, इंडिया नहीं जानता इसको। आप मुझे एक खबर दिखा दें, कहीं नहीं मिलेगी आपको, बिकॉज इंडिया ने कभी उसको डिसोन किया ही नहीं, ना ही इंडिया किसी इदारे ने किया, ना मीडिया ने किया। इंडिया ने डे 1 से उसको ओन किया कि हाँ हमारा शहरी है, हमारा रिटायर्ड ऑफिसर है, ये कहाँ का रहने वाला है। मीडिया तो उससे घर तक पहुंच गई थी पता चलते ही, बॉम्बे में। तो आप देखें, आप ये सब चीजें जब आप कहते हैं ना, तो ये चीजें हकीकत की बुनियाद पे होनी चाहिए। आप बात कर रहे हैं एक्यूजेशंस की, कि इल्जाम लगता है आपके ऊपर भी। सर इल्जाम की क्या लीगल हैसियत होती है? कुछ नहीं होती है, मैं आपके ऊपर लगा दूं इल्जाम। दूसरी चीज, आपने कहा कि कुलभूषण जो है आपने ओन नहीं किया, सर वो बात गलत है। आपने कहा सुब्रमण्यम स्वामी को हटा दिया गया, मैंने कहा कि वो तो बीजेपी गवर्नमेंट आने से पहले 2014 से पहले इसको हटा दिया था। फिर आपने कहा कि इंडिया में जो है कि लोग जो है कि वो सड़कों पे निकले हुए हैं। सर इंडिया डेमोक्रेसी है, हर डेमोक्रेसी में लोग सड़कों पे निकलते हैं। हम कोई पाकिस्तान तो है नहीं कि हमारे यहाँ पे अगर बलूचिस्तान जाना भी है तो बलूचिस्तान अगर फौज लेके जाएगी, ISPR लेके जाएगी तो जर्नलिस्ट जाएंगे, अदरवाइज नहीं जा सकते इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग करने। मैं आपको बता रहा हूं, आपके ये आरजू ने शो किया है मेरे ख्याल से मरवी सिरमत के साथ, मरवी आपने शो किया था। आप उस शो में मरवी ने क्या कहा था? उन्होंने यही चीज कही ना कि आप नहीं कर सकते रिपोर्टिंग, आप नहीं जा सकते बलूचिस्तान इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट को लेकर के। और नहीं तो आप कुछ कर सकते हैं। मेरा काउंटर सवाल ये है ना, आप मरवी शर्मा को की जगह अरुंधति राय को कह देती हैं। देखिए अरुंधति राय इंटरनेशनली एक्लेम्ड है, उनका वो कोई लाइव शो कर सकती है कश्मीर में। मैं आपको बताता हूं, अरुंधति रॉय श्रीनगर यूनिवर्सिटी में वो अपने नावल पे बात कर सकती है। सर पूरी जिंदगी उसने यही काम करा है, कर सकती नहीं, है मतलब क्या? पूरी जिंदगी तो करा उसने, और करा क्या है? हाँ, शी हैज मेड अ करियर आउट ऑफ डूइंग ऑल दीज थिंग्स। तो अभी आप क्या कह रहे हैं वो कर सकती है? जिंदगी भर श्रीनगर, कश्मीर, इवन दिल्ली में भी कश्मीर के ऊपर दुनिया भर के सेमिनार्स। मारवी सरमत को ये इजाजत दिलवा दे इंडियन वैली कश्मीर, अमेरिका में हम उन्हें कहे कि आप ह्यूमन राइट्स की एक न्यूट्रल है ना, आपको उन पे ट्रस्ट है, आप उनको इजाजत दिलवा दे कि वैली में जाके वो एक प्रोग्राम कर ले। मारवी सिरमत को हम क्यों वो परमिशन दिलवाएंगे? मारवी सिरमत आप उन्हें कौन कर रहे हैं, उनका ये कहना है। तो मैं हमसे रिक्वेस्ट करेंगे, वो अमेरिका में है, कि वो किसी भी जाके किसी भी प्रोग्राम कर ले। किसी भी पाकिस्तानी को परमिशन, किसी भी पाकिस्तानी को इंडिया में, इंडियन कश्मीर में आने की कोई परमिशन नहीं है। अच्छा, लास्ट कमेंट पे जा रही हूँ मैं। पहले फखर आपके लास्ट कमेंट, फिर मैं प्रोफेसर साहब की तरफ जाती हूँ जी। अच्छा, वैभव जी ने एक बात की बलूचिस्तान के हवाले से, तो इत्तेफाक ये है कि पिछले 2 सालों से, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा तो मेरा प्रोविंस से यकीनन मैं वहाँ पे फिरता हूँ, जो फाटा का इलाका हो मेरा, मतलब मेरी मदर वहाँ से थी, तो इस वजह से वहाँ पे भी मेरा जाना है खैबर पख्तूनख्वा। और बलूचिस्तान का मैं इनको बता दूं, जो जिन डिस्ट्रिक्ट को सबसे ज्यादा सेंसिटिव कहा जाता है, पंजगूर है, तुर्बत है, या इस तरह के वारान वगैरह है, बिलीव मी मैं पर्सनली वहाँ पे गया हूँ। यहाँ तक कि मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि मुझे वहाँ पे कोई बंदा, मतलब जिसे कहते हैं ना, मैंने लोकल कोई बंदा भी नहीं रखा हुआ था अपने साथ। सिर्फ हम लोग कराची के कुछ लोग थे, कुछ लाहौर के लोग थे, और कुछ हम 3-4 लोग इस्लामाबाद से थे। और इन सारे इलाकों में तकरीबन हम 10 दिन रहे। कोई हमारे साथ एक सिंगल बंदा, एक सिंगल पुलिस वर्दी में कोई एक सिंगल बंदा हमारे साथ नहीं गया। और ये मैं आपको बता दूं, गवादर के अंदर होटल में, मतलब जो एजेंसी वगैरह के लोग हैं वो आ जाते थे, हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड उनको मना किया, हमें आपकी बिल्कुल जरूरत नहीं है, हम अपने तौर पे यहाँ पे आए हुए हैं। हमने वहाँ पे, मैंने पर्सनली वहाँ पे गवादर पोर्ट के ऊपर शो किया है, तो उनको मैंने इंटरव्यू किया वहाँ पे। फिर गवादर के जो पुरानी आबादी है, मैंने वहाँ पे मैं गया हूँ, मैंने लोगों से क्लियर कट बात की कि यार आप लोग क्या चाहते हो, क्योंकि यहाँ पे ये मतलब डेवलपमेंट हो रही पाकिस्तान के, पूरी दुनिया में इसका जिक्र हो रहा है कि भाई आप, लेकिन आप लोग क्या चाहते हो। इसी तरीके से तुर्बत में और इसी तरीके से बाकी लोगों में, मैं ये नहीं कहता कि वहाँ पे लोग जो है वो बड़े खुश थे, लेकिन मैं ये भी नहीं कह सकता कि वो हर चीज के ऊपर वो मतलब पाकिस्तान के ऊपर उंगली उठा रहे थे, ऐसा नहीं है।
बहुत सारे लोगों के मतलब गिले शिकवे अपनों से किए जाते हैं, वो होते हैं। मतलब वो पाकिस्तान के किसी भी खित्ते के किसी भी बंदे को भी गिला शिकवा हो सकता है। आप कश्मीर में 72 ईयर्स से आप वहां पर मौजूद है। आज भी 2020 में आपने 10 महीने से वहां पे फुल क्रैकडाउन किया हुआ है। क्यों? वो आपको एक डर मौजूद है वहां पर। आपने इतनी बड़ी फौज वहां पे लगाई हुई है, मतलब अरबों डॉलर आप वहां पे उसकी सिक्योरिटी के ऊपर लगाते हैं। उसकी वजह क्या है? क्योंकि आपको पता है कि वो लोग आपके साथ नहीं है। आप मतलब वो नहीं चाहते आपके साथ, वो पाकिस्तान के झंडों में अपने लोगों को दफन करते हैं। ये बात तो मतलब कोई किसी से ढकी छुपी नहीं है। बेशक मैं ना करूं, क्योंकि आप, मुझे तो इजाजत नहीं है श्रीनगर में जाने की, लेकिन आप तो जाते रहते हैं, या कोई और हिंदुस्तानी तो वहां जाता होगा। मतलब हमें तो नहीं, हम तो चले अपने आजाद कश्मीर में जहां दिल करता है हम चले जाते हैं। तो ये सारी चीजें आपको भी और हमें भी देखनी है। मैं कहता हूं कि अगर हमारे लोगों के गिले हैं तो हमें उसको भी दूर करना है, लेकिन जो आपके यहाँ है उनको भी आपको देखना पड़ेगा। और उनको ये नहीं है कि आप सिर्फ गोली और बंदूक के जरिए उनको आप कंट्रोल करेंगे। जी प्रोफेसर मलिक साहब, आपके लास्ट कमेंट्स। मैं ये कहूंगा कि देखें, बलोचिस्तान ही नहीं, पूरे मुल्क में हमारे यहाँ जमहूरियत से मैं मुतमईन नहीं हूँ। जमहूरियत को मजबूत होना है। पाकिस्तान में जमहूरियत को मसाइल का सामना है, और बलोचिस्तान में भी बहुत मसाइल हैं, हर जगह है, पूरे मुल्क में। और इंडिया इस वक्त इंतहा पसंदी और फाशिज्म की वेव में है, और अमेरिका में भी एक मूवमेंट चल रही है, इसको एक्सेप्ट करते हैं। अगर हम सिलेक्टिव मिसालें इंडिया की देंगे, इंडिया हमारी देगी, मैं तो ये कह रहा हूँ कि वे फॉरवर्ड क्या है। क्या मेरे दादा का भी यही मुकद्दर था जो आगे मेरे बेटे का होगा? तो हमें आगे बढ़ना है। और जो इश्यूज है, इंडिया और पाकिस्तान में 30-40% आबादी लेस देन $1 a डे कमाती है। बारिश में छत पकती है उनकी, पीने का साफ पानी नहीं है, पब्लिक टॉयलेट नहीं है। और हम जो मीडिया है वो रोल क्या प्ले कर रहा है, तो वो जंगी जुनून को पैदा कर रहा है। और ये दोनों मुल्क, इंडिया और पाकिस्तान, दुनिया के 10 बड़े मुल्क जो दिफाई अखराजात पे खर्च करते हैं उसमें इनकी फहरिस्त है। तो ये हमारे लिए कोई खुशी की मुकाम तो नहीं, शर्म का मुकाम है। तो इंडिया और पाकिस्तान को गुर्बत से, बेरोजगारी से, अफलास से, जहालत से और इससे जंग लड़नी चाहिए, दहशत गर्दी से, ना कि एक दूसरे के खिलाफ जंग लड़नी चाहिए। बस मैं तो ये कहना चाहूँ। बिल्कुल ठीक। वैभव जी, योर लास्ट कमेंट्स प्लीज। अच्छा, बलूचिस्तान में सब कुछ ठीक है और इंडियन कश्मीर में कोई कुछ कर नहीं सकता जा करके। तो जरा मुझे ये बता दें कि गिलानी कहाँ रहता है? गिलानी कश्मीर में रहता है, इंडियन गवर्नमेंट से सैलरी लेता है हर महीने 50,000 रुपए। ठीक है। नवाब अकबर खान बुख्ती को किसने मारा था? और नवाब अकबर खान बुख्ती को जिसने मारा वो आज कहाँ पे है? और नवाब अकबर खान बुख्ती क्या आपके यहाँ पे पाकिस्तान की हुकूमत में वजीर नहीं था, या बलूचिस्तान का वजीर आला नहीं था? ठीक। नवाब अकबर खान बुख्ती के पोते को किसने मारा? बालाचमरी को। और पाकिस्तान के अंदर नहीं मारा, पाकिस्तान के बाहर कहां मारा था? और जिन्होंने मारा, क्या आज उनका एहतसाब हुआ कोई? पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में जो आप दिखाते हैं, जैसे मैंने पिछली बार भी आपसे कहा था कि 100 लोग, 200 लोग आप दिखाते हैं, फोटो ऑप कराते हैं कि आकर के अपने हथियार जमा करा रहे हैं। ठीक है, आप कहते हैं कि हम इनको मेन स्ट्रीम कर रहे हैं, लोग हथियार डाल रहे हैं और सब जो मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं, पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं। बलूचिस्तान में देखिए दहशतगर्दी हमने खत्म कर दी है। तो वो जो 200 लोग जो हथियार डाल रहे होते हैं, तो क्या उनके पीछे 500 लोग नए ऐसे नहीं होते जो हथियार पकड़ रहे होते हैं? तो जब हम ये बातें करते हैं ना कि इंडियन कश्मीर में इतना जुल्म है, इतनी जाती है, और गिलानी के साथ कोई प्रोग्राम कर दें, आपने तो प्रोग्राम करने के लिए जिंदा ही नहीं छोड़ा, आपने तो मार दिया उसको, नवाब अकबर खान बुख्ती को। उसके बच्चे पाकिस्तान में आकर रह नहीं सकते। आज मुझे बताएं कि हरब्यार मरी हो, बरामदाग बुख्ती हो, ये जितने भी हैं, ये सारे के सारे खान ऑफ कलाता क्या नहीं आ सकता? तो आप हमें कुछ ना कन्विंस करें, आप समझे। देखिए मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ, इन्होंने, मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ, ये बात पूछी, इन्होंने कहा था कि वे फॉरवर्ड क्या है। सर देखिए, वे फॉरवर्ड एक ही है, जो मैंने बात अपनी इस ओपनिंग कमेंट्स में कही थी, आप टेररिज्म बंद कर दें। आप टेररिज्म बंद कर देंगे, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन जब तक ये टेररिज्म कश्मीर में चलेगी और आपका ऑब्सेशन जो है कश्मीर के साथ वो रहेगा, तब तक ये चीज खत्म नहीं होगी। बिकॉज देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज ऑन द टेरिटरी दैट इंडिया हैज, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। आप डिफेंस बजट बढ़ा सकते हैं, आप लड़ाई कर सकते हैं, आप करें, बेशक करें, हम मतलब बिस्मिल्लाह कर रहे हैं आप उस पर, जो भी आपको करना है। बट इंडियन साइड से जब जो टेरिटरी इंडिया के पास है वो वापस नहीं जानी, ना आपके कहने से जाएगी, ना बाजुआ के कहने से जाएगी, ना कश्मीर में बैठे हुए किसी गिलानी के कहने से जाएगी। कुछ कहना चाहेंगे प्रोफेसर साहब?
क्लोजिंग की तरफ जा रही हूँ। मैं ये कहूंगा ना कि इस तरह ये प्रोग्राम तो खत्म ही नहीं हो सकेगा। मैं ये कहूंगा दोनों, मैंने मुख्तरन बात ये की कि दोनों मुल्क जो हैं उनको अपनी आवाम की बात सुननी चाहिए, कश्मीर की आवाज सुननी चाहिए, बलूचिस्तान की आवाज सुननी चाहिए सारे से, और अपनी नाकामियों का मलबा दूसरी रियासतों में नहीं डालना चाहिए। और अमन से ये, और दूसरा असूल ये करें कि ना भारत और ना पाकिस्तान एक दूसरे के मामलात में मुदाखलत ना करें तो अमन आ जाएगा। बिल्कुल जरूर आएगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने शो ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच आप लोगों का। फिर इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे। थैंक यू। अच्छा, मैं फकर को कह रहा हूँ, फकर भाई घर चले जाए, अब रास्ते पे क्या खड़े हैं आप? नहीं, मैं जॉगिंग करने आया हूँ यहाँ पर मैं पार्क में जॉगिंग करता हूँ रात को, अभी वहीं जाऊंगा। मैंने कहा हो जाएगा, जरा कोई रोड भी दिखा देते हैं वैभव जी, पता नहीं कब डेली जो क्यों है जी, मैं यहाँ पे ठीक हो गया प्रोग्राम ना, बड़ा मजा आया।